हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं और अब करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बातें। और आज टॉपिक लेकर आए हैं एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक रेखा छिद्र विवर्तन प्रतिरूप को स्पष्ट देखने के लिए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का ही होना चाहिए। साइज काफी हमने बढ़ा लिया है क्योंकि हमें फिगर बनानी है, लेकिन होता बहुत छोटा है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है? 4000 से 78। तो अगर आपको दृश्य प्रकाश में विवर्तन देखना है तो इस छिद्र की कोटि 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होनी चाहिए। चलिए, एक प्रकाश स्रोत है, इसे रेखा छिद्र पर फोकस करने के लिए, रेखा छिद्र के समांतर करने के लिए पहले हम यहां एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जब इस अवतल लेंस पर गिरती हैं तो अवतल लेंस इनको अपनी मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां रखा है इसका मतलब ये इस लेंस की फोकस पर रखा है। इस लेंस के फोकस पर यह प्रकाश स्रोत रखा है। और हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश स्रोत जब फोकस पर रखा होता है और वो उत्तल लेंस से गुजरेगा तो उत्तल लेंस उन किरणों को अपनी मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। क्लियर? यहां सामने एक पर्दा लगा है जिस पर हम विवर्तन प्रतिरूप देखेंगे। इस पर्दे का मध्य बिंदु O है। इस पर्दे पर हम इन किरणों को फोकस करेंगे। इसके लिए भी हमने यहां एक उत्तल लेंस लगाया है। ये प्रकाश किरणें समांतर प्रकाश किरणें जब इस उत्तल लेंस पर आपतित होंगी तो ये इन्हें कहां मिलाएगा? अपने फोकस पर। इसका मतलब यह है कि पर्दा कहां रखा है? इस दूसरे लेंस L2 के फोकस पर पर्दा रखा है। क्लियर बच्चों? लेकिन हाइगन्स के तरंग सिद्धांत में हमने पढ़ा है कि यह रेखा छिद्र नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। और रेखा छिद्र होता है गोलाकार, गोल होता है रेखा छिद्र, तो इससे गोलीय तरंगाग्र चलेगा और प्रकाश किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। तो इस रेखा छिद्र से, सपोज ये रेखा छिद्र है, कुछ प्रकाश किरणें जाएंगी ऐसे, ठीक है? कुछ प्रकाश किरणें कुछ कोणों पर भी मुड़ेंगी, क्योंकि विवर्तन की तो परिभाषा में ही लिखा है कोणों पर मुड़ना। कुछ ऐसे जाएंगी, हो सकता है कुछ, हो सकता है नहीं, जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सीधी जाएंगी। फिलहाल केवल उन रेज को हमने दिखाया, उन किरणों को दिखाया है जो कि सीधी ऊपर मिलती। बात समझ आई? प्रकाश के व्यतिकरण में हमने पढ़ा
कि जिन बिंदुओं पर प्रकाश किरणें समान कला में मिलती हैं वहां कैसी फ्रिंज बनेगी? चमकीली। और जहां विपरीत कला में मिलेंगी वहां कैसी फ्रिंज बनेगी? काली, यानी डार्क। उसी तरह यहां भी होगा। ये जो स्लिट है इसका नाम हम रख देते हैं ए बी। स्लिट माने रेखा छिद्र। ये जो रेखा छिद्र है जिससे किरणें पास हुई हैं इसका नाम ए बी हम लोग रख देते हैं। और इसकी चौड़ाई स्मॉल ई, इसकी चौड़ाई। क्लियर बच्चों? ये जो प्रकाश किरणें सीधी समांतर प्रकाश किरणें जो लेंस पर गिरी हैं इनके बीच कोई पथांतर नहीं है। पथांतर नहीं है तो पर्दे पर ये समान कला में मिलेंगी, और समान कला में मिलेंगी तो बिंदु O पर कैसी फ्रिंज बनेगी? चमकीली। सबसे चमकीली फ्रिंज बिंदु O पर बनेगी, जिसे हम यहां फ्रिंज ना कहकर मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। जिसे फ्रिंज ना कहकर मुख्य उच्चिष्ट कहेंगे। तो मुख्य उच्चिष्ट यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि इन तरंगों के बीच, इन किरणों के बीच कोई पाथ डिफरेंस यानी कि फेज डिफरेंस, पथांतर, कोई पथांतर इनके बीच नहीं है। पथांतर ये डिसाइड करता है, ये क्लियर करता है कि प्रकाश किरणें समान कला में मिलेंगी या असमान कला में मिलेंगी। जब पथांतर 0 तो समान कला में। क्लियर? चलिए, यहां बनेगा केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट कब? जब पथांतर 0 है, इनके बीच किसी भी तरह का कोई कोणीय अंतर नहीं है। अब बात करते हैं जो किरणें ऐसे जाएंगी, इनसे ऐसे भी तो जाएंगी भाई, कुछ किरणें ऐसे भी जाएंगी, ऐसे जाएंगी तो ये भी कहीं मिलेंगी। ये इनको किसी बिंदु पर फोकस करेगा। सपोज ये बिंदु P है, बिंदु P पर ये मिलती है। क्लियर बच्चों? अब आप देख रहे होंगे कि ये जो किरण A से गई और B से गई, इनके रास्ते बराबर नहीं है, पथ बराबर नहीं है, इनके पथों में अंतर है। कितना अंतर है इससे पता लगेगा कि P पर कैसी फ्रिंज बनेगी, दीप्त बनेगी या अदीप्त बनेगी। तो सबसे पहले पथांतर निकालेंगे। अगर हम यहां से A से B N एक लंब डालते हैं तो ये जो रास्ता है, ये BN, A से चलने वाली प्रकाश किरणों और B से चलने वाली प्रकाश किरणों के बीच पथ का अंतर, पथांतर। इसके बाद रास्ता बराबर है, इसके बाद रास्ता बराबर है। मान लो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। थीटा थोड़ा बड़ा बनाएंगे, यहां मैं बना रहा हूं इसे। ये कोण यहां थीटा। कहने का मतलब जो किरणें छिद्र से थीटा कोण पर विवर्तित हुई हैं, जो थीटा कोण पर विवर्तित हुई हैं, उनके बीच पथांतर BN इस त्रिभुज से निकालेंगे। कौन से त्रिभुज से? ये एक समकोण त्रिभुज है ABN। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब है BN और कर्ण है E।
क्लियर बच्चों? तो बी एन इक्वल्स टू ई साइन थीटा। अगर ये पथ का पथांतर एक तरंग दैर्ध्य के बराबर है, किरण की प्रकाश तरंग की एक तरंग दैर्ध्य के बराबर है, इस तरह से इस उपकरण को सेट किया गया है। भाई तरंग दैर्ध्य क्या होती? या तो ये या फिर ये श्रृंग, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। क्लियर बच्चों? या गर्तों के बीच की दूरी, क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहां सपोज करें ये जो पथांतर है वो एक तरंग दैर्ध्य के बराबर है, इस तरंग के एक तरंग दैर्ध्य के बराबर है, तो हम इसको लैम्बडा लिख सकते हैं, ई साइन थीटा। भाई पथांतर या तो एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा, या दो तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा, या तीन के बराबर होगा। ठीक, इस तरह इस उपकरण को सेट किया गया है। यहां तक कोई दिक्कत? लैम्बडा इक्वल्स टू ई साइन थीटा। ये कोण बहुत छोटा है, तो साइन थीटा के लिए हम लोग थीटा ही लेंगे। तो लैम्बडा बराबर ई इंटू थीटा। थीटा क्या है? पी पर बनने वाली फ्रिंज की कोणीय स्थिति। सो हम इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर लैम्बडा अपॉन ई। ऐसे भी हम इसको, ये कोणीय स्थिति, ये पथांतर, ये इसकी कोणीय स्थिति। क्लियर बच्चों? अब ये पता करेंगे कि एक्चुअली यहां जो पी पर वेज मिली है वो विपरीत कला में मिलेंगी या समान कला में मिलेंगी। इसे जानने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमने इस स्लिट को, इस रेखा छिद्र को दो बराबर भागों में बांट लिया। क्यों बांट लिया है इसके बारे में बताएंगे अभी। ऐसे, क्लियर? यहां से जो हमने ये पथांतर निकाला है bn, bn जो पथांतर हमने निकाला, ये एक तरंग दैर्ध्य के बराबर हम लोगों ने ले लिया है। अगर मैं यहां की बात करूं, ये पूरा जो पथांतर है कितना है? लैम्बडा। कितना लिया है? लैम्बडा। और मैं यहां बीच वाले पॉइंट की बात करूंगा तो यहां तक ए से सी तक ये पथांतर कितना हुआ? लैम्बडा बाई 2। कितना हुआ? लैम्बडा बाई 2। और जब यहां बात करेंगे तो ये भी लैम्बडा बाई 2 होगा। इस स्लिट का आधा कर दिया हमने पूरे रेखा छिद्र से इस किनारे से और बी किनारे से चलने वाली तरंगों के बीच पथांतर लैम्बडा था। तो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट सी, इसके ए और सी के बीच पथांतर कितना रह गया? आधा। ये पथांतर कितना रह गया? आधा रह गया। बात समझ रहे हो? ठीक है। ये जो वेव यहां चली ऐसे और ये जो चलेंगी ऐसे, इनके बीच कितना रह गया पथांतर? लैम्बडा बाई 2। बात क्लियर? भाई लैम्बडा बाई 2 पथांतर कितने कलांतर के बराबर होता है? लैम्बडा बाई 2 पथांतर कितने कलांतर के बराबर होता है? ये कैसे निकालेंगे? भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स।
डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये है कलांतर और ये है पथांतर। तो पथांतर कितना है इन तरंगों के बीच, कितना निकाला हमने, लैम्डा बाई 2। और ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और आपको पता लगा कि इन दोनों किरणों के बीच जो तरंगें ए से चली और सी से चलेंगी, इनके बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 पथांतर पाई कलांतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई कलांतर के। देखो आ गए हैं लैम्डा बाई 2 पथांतर, डेल्टा एक्स के लिए हमने लैम्डा बाई 2 रखा है, कितना है पाई, पाई माने 180 डिग्री अंश, पाई बराबर 180 डिग्री। एक सौ 180 माने विपरीत, एक इधर एक इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए से चलेंगी तरंगे और जो सी से चलेंगी तरंगे, इनके बीच पथांतर कितना होगा, 180 डिग्री का। जो सी से चलेंगी और जो बी से चलेंगी, इनके बीच कितना होगा, इनके बीच भी 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं। जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनेंगे, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज बनेगी, वो किसके कारण बनेगी, पथांतर के कारण बनेगी। पथांतर कितना है, पथांतर डिसाइड करेगा कि कितना कलांतर होगा। यहां से चली और यहां से चली, कितना इनके बीच, पाई। एक यहां से चली, एक यहां से चलेगी, उतना ही पाई। एक यहां से चली और एक यहां से चली, कितना पाथ डिफरेंस, कलांतर, पाई पाई। तो जितनी भी तरंगे चलेंगी, ए से चलने वाली तरंग, सी से चलने वाली तरंग, मान लो यहां कण है, क्योंकि ये माना गया है कि जो रेखा छिद्र है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, तो वहां छोटे छोटे बहुत कण हो सकते हैं। मान लो ये 1 था, 2 था, 3 था, 4, 5, 6, जो 1 से चली और 3 से चली, जो 2 से चली, जो 5 से चली, ये क्या होंगे इनके बीच कलांतर, पाई। तो इसका मतलब ये पी पर कैसी फ्रिंज बनाएंगे, अदीप्त। कैसी फ्रिंज बनाएंगे, अदीप्त। यानी कि यहां अदीप्त फ्रिंज को कहा गया है निम्निष्ठ। पी पर क्या बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा। कब, जब कलांतर कितना होगा, जब कलांतर कितना होगा, 180 डिग्री। जब कलांतर कितना होगा, 180 डिग्री। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 पर आते हैं, समीकरण 1 पर आते हैं। हमने क्या किया है, पथांतर कर दिया लैम्डा बाई 2 और स्लिट की चौड़ाई, रेखा छिद्र की चौड़ाई भी आधी कर दी है। ये इससे कैंसिल, लैम्डा बराबर ई साइन थीटा और लैम्डा बराबर ई गुना थीटा, पहले की तरह, और थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बटे ई। कब, यह है पहले निम्निष्ठ की स्थिति। पहला निम्निष्ठ कब बना, जब हमने स्लिट को 2 बराबर भागों में बांटकर देखा, यहां से और यहां से चलने वाली किरणों के बीच, चलने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितना, लैम्डा बाई 2, और यहां से चलने वाली किरणों के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2। तो ये पहले
निम्निष्ठ की स्थिति। दूसरा निम्निष्ठ कहां बनेगा? दूसरे निम्निष्ठ की स्थिति, दूसरे निम्निष्ठ की स्थिति। दूसरा निम्निष्ठ कहां बनेगा? ये जानने के लिए अब हम इस स्लिट को 4 बराबर भागों में बांटकर देखते हैं। 4 बराबर भाग, ये सी था, ए, सी और बी, 4 बराबर भागों में। एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां, 4 बराबर भाग हो गए। क्लियर? अब देखें, देखो ए से चलने वाली प्रकाश किरणें या वेव्स, प्रकाश तरंगे, इनके बीच पथांतर कितना? λ/2। क्लियर? और भाई सी से चलने वाली और बी से चलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना? λ/2। ठीक है? क्लियर बच्चों? ए से चलने वाली और सी से चलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना है? λ/2। और बी और सी से चलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना है? λ/2। अब इसको भी कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसको डी लिख दिया, इसको ई लिख दिया। अब डी से जो तरंग चलेगी उसके और ई से जो तरंग चलेगी, इसके बीच भी पथांतर कितना होगा? λ/2। क्लियर? फिर यहां से एक वेव चलेगी, फिर यहां से एक वेव चलेगी, इसके बीच भी पथांतर कितना होगा? λ/2। क्लियर बच्चों? तो दूसरे निम्निष्ठ की स्थिति के लिए क्या किया हमने? स्लिट को तोड़ा है 4 बराबर भागों में। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में। लेकिन पथांतर रहा उतना ही। इन चारों भागों के बीच में जो चलने वाली किरणें हैं, चलने वाली जो तरंगे हैं, उनके बीच पथांतर कितना है? वही λ/2। तो क्या लिखेंगे? E/4 sin थीटा। बात समझ आ रही है? यहां से ये हो गया ऐसे, लैम्डा बराबर आपके पास बचा E/2 sin थीटा। और भाई थीटा छोटा कोण है, तो इसे हम मात्र थीटा ही लिख रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? इसे अब हम 2 लिखेंगे एंगल को, क्योंकि दूसरे निम्निष्ठ की स्थिति हम निकाल रहे हैं। थीटा 2 बराबर 2 λ/e। दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति 2 λ/e। अच्छा, अगर इसी तरह हम देखते रहे, देखो पहले निम्निष्ठ की स्थिति आई थी λ/e, दूसरे की आई 2 λ/e। इसी तरह बच्चों तीसरे निम्निष्ठ की स्थिति आएगी 3 λ/e। तो nवें निम्निष्ठ की स्थिति होगी n λ/e। इस तरह इतनी इतनी दूरियों पर, इतनी इतनी कोणीय दूरियों पर निम्निष्ठ बने। क्लियर? निम्निष्ठ की तो हमने बात कर ली। सेंटर पे बना केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद उच्चिष्ट तो बन गया, हमें निम्निष्ठ देखना था, तो पहले निम्निष्ठ की स्थिति λ/e, दूसरे की 2 λ/e, तीसरे के लिए 3 λ/e और चौथे के लिए लैम्डा n λ/e। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलिए, निम्निष्ठ तो हमने देख लिए, लेकिन निम्निष्ठ ही बनते रहेंगे। अरे भाई, इनके बीच में उच्चिष्ट भी बने होंगे, उन उच्चिष्ट की स्थिति देखेंगे, वो कहां बनेंगे। अब आप देखिए, इसमें एक रीजनिंग यूज करते हैं। दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति और पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति के बीच कितना अंतर है? ये कितना है? 2 λ/e। और ये कितना है?
लैम्डा बाई ई। कितना बचा बच्चों? लैम्डा बाई ई। ठीक है, पहला इतनी कोणीय स्थिति पे है, दूसरा इतने पे स्थिति, यानी एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। और ये जो निम्निष्ठ और उच्चिष्ट बनते हैं ये क्रमागत बनते हैं, पहले एक उच्चिष्ट बनेगा, फिर एक निम्निष्ठ बनेगा, फिर उच्चिष्ट बनेगा, फिर निम्निष्ठ बनेगा, फिर उच्चिष्ट बनेगा, फिर निम्निष्ठ बनेगा। तो जो उच्चिष्ट बनेगा वो दो निम्निष्ठों के बीच में बनेगा, कहीं दो निम्निष्ठों के बीच में बनेगा। बात समझ में आई? दो निम्निष्ठों के बीच में बनेगा, यानी कुछ प्रकाश इन दो निम्निष्ठों के बीच में पहुंच जाता है, जहां केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा दूसरे उच्चिष्ट बनेंगे। बात समझ में आई? एनवे निम्निष्ठ की स्थिति तो है ये एन लैम्डा बाई ई। ठीक है, तो भाई एनवे उच्चिष्ट की स्थिति मैं आपको बता दूं 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगी। अब ये कैसे लिख दिया भाई? हमने कहा पहले और दूसरे के बीच में कहीं बनेगा, भाई एक और दी के बीच, बिल्कुल बीच में क्या होता है 1.5, 3/2 डेढ़, क्या होता है डेढ़। अब देखो एन क्या है? एन है 1 2 3, 2n-1, सॉरी 2n-1 ये नंबर है। जीरो से क्यों नहीं लिया इसको? भाई जीरो डिस्टेंस पे तो केंद्रीय उच्चिष्ट बन चुका है, उसके बाद ही तो चले। अब जब यहां मैं n के लिए 1 लिखूंगा, ये कितना बचा? 1 ही बचा, यानी कि लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 लाना हमें, तो भाई ठीक है, प्लस किया था, सॉरी प्लस ही करेंगे इसको। 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। ये किसकी स्थिति है? केंद्रीय के बाद, केंद्रीय के बाद जो पहला निम्निष्ठ बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा, केंद्रीय के बाद जो पहला उच्चिष्ट बनेगा उसकी कोणीय स्थिति है। अब अगर मैं n के लिए 2 लिखता हूं तो यह आएगा 5 लैम्डा बाई 2। ई भी था भाई इसमें, ई भी है इसमें, ई को हम छोड़ रहे हैं बार बार, 2e, 2e। क्लियर? अब अगर मैं इसको 3 रखता हूं तो तीसरे कोणीय उच्चिष्ट की स्थिति। बात समझ में आई? एनवे उच्चिष्ट की स्थिति, कोणीय उच्चिष्ट कहां बनेगा? 2n+1 लैम्डा बाई 2e, यानी कि 1 और 2 के बीच डिफरेंस कितना? 1 का, और 1 और 2 के बीच में मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, बीच का बिंदु 3/2। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इनके बीच में बनेगा, जहां निम्निष्ठ बना पहला, फिर दूसरा निम्निष्ठ बना, तो इसके बीच में बनेगा एक उच्चिष्ट, फिर दूसरे निम्निष्ठ और तीसरे निम्निष्ठ के बीच में बनेगा एक उच्चिष्ट, तो डिस्टेंस होगी कितनी? 2.5, 2.5, फिर 3.5। बात समझ में आई? क्लियर? पैटर्न कैसे बनेगा इसका? हमने कहा सेंटर O पे, ये था इसका मिड पॉइंट O, O पे केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। सबसे ज्यादा प्रकाश जो जाएगा सीधा, तरंग जो जाएंगे वो यहां, और कैसे मिलेंगे? समान कला में। और यहां क्या बना? लैम्डा बाई ई निम्निष्ठ, क्या बना? निम्निष्ठ। इधर भी दोनों तरफ,
इसे प्लस लैम्डा बाई ई और इसको माइनस लैम्डा बाई ई लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? क्यों? दोनों ओर बनते हैं भाई, ओ के दोनों ओर। ये हम एक तरफ दिखाए, इस तरफ भी तो बनेगी, इतनी डिस्टेंस पे बनेगी। फिर इसके बाद दूसरा निम्निष्ठ कहां बनाया हमने? 2 लैम्डा बाई ई पर। इसके बाद दूसरा निम्निष्ठ कहां बनाया? 2 लैम्डा बाई ई पर। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है फिर? ये द्वितीयक जो उच्चिष्ट बने हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा उसकी स्थिति है। पहले की क्या आई? 3/2 इंटू लैम्डा बाई ई। इस तरफ नेगेटिव ऋणात्मक और इस तरफ प्लस। बात समझ में आई? ये विवरण अब इसे अगर आप एक क्रम में नोट करना चाहते हैं तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं, नोट कर सकते हैं, उससे और भी ज्यादा समझ आएगा। शुरू से एक बार फिर। एक पतले रेखा छिद्र से विवर्तन प्रतिरूप देखने की प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दिखाई गई है। चित्रानुसार वे तरंगें जो छिद्र से समान कला में निकलती हैं, लेंस L2 उनको पर्दे के बिंदु O पर मिला देता है। चूंकि ये किरणें या ये तरंगें एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, अतः इनके बीच पथांतर शून्य है। इसलिए O पर सर्वाधिक प्रकाश पहुंचता है,
सर्वाधिक प्रकाश पहुंचता है। अतः O पर सबसे अधिक चमकीली फ्रिंज बनती है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। जो पर बनेगी फ्रिंज उसको केंद्रीय उच्चिष्ट क्या कहेंगे? उसको केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। सर्वाधिक चमकीली होगी। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स ए से चलने वाली किरणें और बी से चलने वाली किरणों के बीच कोई एंगल नहीं बना, एक दूसरे के समांतर है। क्लियर? 0 कोण इनके बीच। यहां तक नोट कर लें, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये हमने निकाली, क्या निकाला? केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति। केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति यहां से नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लें इसे, फिर मैं साफ करूंगा इसे। अब जो किरणें ए और बी से थीटा कोण पर, ए और बी से थीटा कोण पर विवर्तित होंगी, उनके बीच पथांतर होगा। पहले हम इस पथांतर की गणना करेंगे। ए व बी से थीटा कोण पर विवर्तित किरणों के बीच पथांतर बिंदु ए से ए एन लंब डालते, बिंदु ए से ए एन लंब डालते हैं। अतः बी एन ए तथा बी से चलने वाली किरणों के बीच पथांतर है। चित्रानुसार साइन थीटा इक्वल्स टू बी एन अपॉन ई। इस त्रिभुज में साइन थीटा लंब, थीटा के सामने वाली लंब और सबसे लंबी रेखा कर्ण, लंब बटे कर्ण। सो बी एन इक्वल्स टू ई साइन थीटा।
यदि पथांतर bn बराबर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर e sin थीटा क्लियर बच्चों। अब पहले निम्नलिखित की स्थिति देखते हैं भाई। पहले निम्नलिखित की स्थिति, उच्चिष्ट तो बन गया सबसे चमकीला सेंटर पे। अब इसके बाद कुछ किरणें ऐसी जगह मिलेंगी जहां पे अदीप्त फ्रिंज बनेगी। उसके लिए देखते हैं, जैसे पहले हमने बताया था, हमने स्लिट को दो भागों में, दो बराबर भागों में तोड़ दिया। यहां से थीटा कोण पर रेज चलेंगी ऐसे। जब यहां से यहां तक पथांतर है पूरा लैम्डा बाई 2, लैम्डा बटे 2, तो यहां से यहां तक कितना होगा, लैम्डा बटे 2 पूरा है लैम्डा, और यहां से यहां तक कितना होगा, लैम्डा बटे 2। ये भी लैम्डा बटे 2 और ये भी लैम्डा बटे 2। ठीक है। ए और बी के बीच पथांतर लैम्डा, ये पूरी दूरी लैम्डा, लेकिन ये कितनी, लैम्डा बाई 2। ठीक है। तो जो किरण ए से चलेगी, जो ए से चलेगी, जो सी से चलेगी, जो बी से चलेगी, ए से एक किरण चली, सपोज करो एक पार्टिकल था यहां, या एक पार्टिकल नंबर 2 था, तो एक से चलने वाली और 2 से चलने वाली किरणों के बीच कितना पथांतर है, लैम्डा बाई 2। एक यहां 3 नंबर का पार्टिकल है, इससे चलेगी, एक यहां 4 नंबर का पार्टिकल है, तो इसके और इसके बीच भी पथांतर कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ऐसे ही आगे भी, और लैम्डा बाई 2 पथांतर पाई कलांतर के बराबर होता है। ठीक है। जब हम रेखा चित्र को दो बराबर भागों में AC तथा BC में विभाजित करते हैं, तो A तथा C से चलने वाली किरणों के बीच तथा C व B से चलने वाली किरणों के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 होता है। और लैम्डा बाई 2 पथांतर बराबर होता है पाई कलांतर के। लैम्डा बाई 2 पथांतर पाई कलांतर के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि थीटा कोण पर विवर्तित ये तरंगे P पर असमान कला में मिलेंगी। अतः ये किरणें P पर असमान कला में मिलेंगी, विपरीत कला में मिलेंगी, विपरीत कला में मिलेंगी।
अतः इनकी कोणीय स्थिति क्या किया हमने, पथांतर λ/2, अतः और स्लिट को भी दो भागों में तोड़ा, साइन थीटा, दो से दो कैंसिल, लैम्बडा इक्वल्स टू ई साइन थीटा। चूंकि थीटा बहुत छोटा कोण है, थीटा 1 लिखेंगे इसको, अतः साइन थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा लेने पर लैम्बडा इक्वल्स टू ई इंटू थीटा 1 और थीटा 1 बराबर λ/e। ये पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति है, ये पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति कितने कोण पे बनेगा, क्लियर बच्चों? नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, साफ करूंगा इसको, नोट कर लीजिए। द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति ज्ञात करते हैं। कोणीय स्थिति अभी समझाया था हमने, स्लिट को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। जब स्लिट को 4 बराबर भागों में बांटे गए तो पथांतर तो रहेगा λ/2 ही, और ये होगा e/4 साइन थीटा 2। दूसरे की स्थिति निकालनी, स्लिट 2 लैम्बडा इक्वल्स टू e/2 और इसको थीटा 2 लिख लेंगे पहले की तरह, तो थीटा 2 बराबर हो गया 2 λ/e। दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। इसी प्रकार तीसरे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, थीटा 3 इक्वल्स टू 3 λ/e। अतः nवे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति थीटा n बराबर n λ/e। क्लियर? अब निम्निष्ठ पहला, दूसरा, तीसरा कहां बनेंगे, कितनी स्थिति में बनेंगे, हम लोगों ने निकाल लिए हैं। इनके बीच कहीं उच्चिष्ट भी बनते होंगे, जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति। ये जो थीटा कोण पर विवर्तित करने हुई है, जहां मिलेंगी असमान कला में, वहां बनेगा निम्निष्ठ, और दो निम्निष्ठों के बीच कुछ प्रकाश चला जाता है सीधा, जहां बनेगा उच्चिष्ट। पहले निम्निष्ठ की स्थिति λ/e, दूसरे की 2 λ/e, यानी 1 2 3 का अंतर है। यहां n मतलब 1 2 3, तो इनके बीच में कहीं निम्निष्ठ बनेंगे।
ठीक है। दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में कुछ प्रकाश आ जाता है, जहां चमकीली फ्रिंज बनती है, जिन्हें फ्रिंजें बनती हैं, फ्रिंजे, जिन्हें द्वितीयक उच्छिष्ट कहते हैं। अतः nवे द्वितीयक उच्छिष्ट की स्थिति कहाँ होगी भाई? पहले और दूसरे निम्निष्ठ के बीच में। और वो क्या दूरी होगी एक और दो के बीच में? 1.5 3/2। तो nवे उच्छिष्ट की स्थिति होगी 2n+1 λ/e, जहां n = 1 2 3 etc। केंद्रीय उच्छिष्ट के बाद, केंद्रीय उच्छिष्ट के बाद प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की स्थिति θ1, यहां भी 1, n के लिए 1, क्या हुआ 3/2 × λ/e। इसी प्रकार दूसरे उच्छिष्ट की स्थिति की कोणीय स्थिति θ2 = 5/2 × λ/e। क्लियर बच्चों? इनके बीच बीच में ये क्या बने हैं? द्वितीयक उच्छिष्ट। पहले निम्निष्ठ की स्थिति, निम्निष्ठ उच्छिष्ट, ये निम्निष्ठ और ये उच्छिष्ट। बात समझ में आई? आशा करता हूं कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ आंकिक प्रश्न और आंकिक प्रश्नों से संबंधित कुछ एक दो और सूत्र बताएंगे अगली वीडियो में। विवर्तन पार्ट 2, इसके बाद उसे जरूर देखिएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।